हमारा लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज आप प्रीवियस सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ काफ़ी डिटेल में आपने लिक्विडिटी रेशियोज पढ़ी और उनके एनालिसिस रन किए थे, जहाँ आपने ये भी देखा कि लिक्विडिटी रेशियोज का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है और इनको रन करने में एक कंपनी या एक एनालिस्ट या एक इन्वेस्टर क्या एनालाइज कर लेता है, क्या जज कर सकता है, किस तरह एक कंपनी की लिक्विड या आप कह सकते हो कि करंट एसेट्स की परफॉर्मेंस, लिक्विड परफॉर्मेंस, वर्किंग कैपिटल की परफॉर्मेंस किस तरह एनालाइज कर सकता है या जज कर सकता है, और किस तरह लिक्विडिटी रेशियोज को एज अ कंट्रोल मैयर, एज अ आप कह सकते हो कंट्रोलिंग टूल, एज अ मैनेजीरियल टूल, या आप कह सकते हैं कि मैनेजीरियल प्रोस्पेक्टिव में किस तरह यूज़ किया जा सकता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हमें यह क्लियर करना चाहिए कि लिक्विडिटी रेशियोज़ को हम फाइंड क्यों करते हैं, एज़ एन एनालिस्ट या एज़ अ स्टूडेंट, या कह सकते हैं एज़ अ इन्वेस्टर, एज़ अ बिजनेसमैन, एज़ एन एंटरप्रेन्योर, एज़ अ पार्टनर, कि क्यों आप लिक्विडिटी रेशियोज़ फाइंड करते हैं और लिक्विडिटी रेशियोज़ का ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं। फर्दर ये है कि लिक्विडिटी रेशियोज़ वेरी करती हैं नेचर ऑफ बिज़नेस पे। हम एक थंब रूल पे बात करते हैं या इंडस्ट्रियल एवरेजेस पे बात करते हैं कि इंडस्ट्री में आपको देखना होगा कि आपकी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री का पार्ट है, वो इंडस्ट्री की स्केल पे जा रही है, उसका स्केल क्या चल रहा है, उसके एवरेजेस क्या चल रही है। लेकिन सर ये भी देखना होगा कि अगर आप थंब रूल की तरफ जा रहे हो, थंब रूल उस तरह उसी टाइम आप लेते हो जब आपके लिए और कोई कंट्रोलिंग मैयर या और कोई स्टैंडर्ड सामने नहीं है। तो फिर आप थंब रूल की हेल्प लेते हो। थंब रूल को देखते हुए आप इजीली अपनी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी कंपनी की जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो आपके लिए एक प्रपोजल है, पोर्टफोलियो है, तो वहाँ फिर इजीली देखा जा सकता है कि एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में इस कंपनी या इस ऑर्गेनाइजेशन के लिक्विड एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ या ऑब्लिगेशंस की पोजीशन क्या है। तो पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि लिक्विडिटी रेशियोज़ हैं क्या और लिक्विडिटी रेशियोज़ क्यों फाइंड की जाती हैं। व्हाट इज़ लिक्विडिटी रेशियो? It's a ratio which tells one ability to pay off its debt as and when they become due. In other words, we can say this ratio tells how quickly a company can convert its current assets into cash so that it can pay off its liability on timely basis. Generally, liquidity and short-term solvency are used together. तो यहाँ हम ये बात कर रहे होते हैं कि शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी, यानी आपको बुक जो शेयर की गई है चार्ल्स एच गिब्सन की, जिसके ऑथर चार्ल्स एच गिब्सन है। तो अगर इस बुक को आप देखें तो यहाँ हमारे पास ये अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इस चैप्टर में हम इसे कहेंगे, जो मेन हेड है, टाइटल है, वो है कि शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी, कि किस तरह एक कंपनी अपनी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पे कर रही है या करेगी या उसे करने चाहिए, और कंपनी को परफॉर्मेंस क्या है, क्या पॉलिसीज़ लेनी चाहिए, क्या मेयर्स लेने चाहिए, किन स्टैंडर्ड्स को आप कह सकते हैं कि कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या वो मीटअप हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो पहले तो हमने ये देखा कि लिक्विडिटी रेशियोज जो है वो शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी क्लियर करती है किसी भी कंपनी की, कि आप जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं किसी फर्म की, किसी कंपनी या किसी भी पर्सन की, क्या वो पे हो रही हैं, और बर्डन क्या है कंपनी पर, कंपनी को किस तरह प्रेशराइज कर रही हैं ये लाइबिलिटीज़, कंपनी के करंट एसेट्स पे किस तरह करंट लाइबिलिटीज़ प्रेशराइज कर रही हैं। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि लिक्विडिटी मींस के करंट एसेट्स कितने इजीली कन्वर्ट हो पाएंगे किसी भी सॉल्वेंसी की सिचुएशन में, किसी भी बिल पेमेंट में, किसी भी लाइबिलिटी की पेमेंट में, आपके करंट एसेट्स किसी भी कंपनी के कितने कितने डिफेंसिव होंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और फिर लिक्विडिटी में टाइम फैक्टर को हम ज़रूर देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक एसेट आप मार्केट वैल्यू उसकी 10,000 हो और बुक वैल्यू पे वो एसेट फॉर एग्जांपल 1 लाख पे जा रहा हो, तो ये लिक्विडिटी ना रही। लिक्विडिटी मीन्स कि किस तरह एक एसेट आपको वो वैल्यू दे जो वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर वो वैल्यू देगा मीन्स मार्केट में आपको वो रिटर्न मिलेगा एसेट का, तो फिर आप उसे कहेंगे लिक्विडिटी। यानी कोई भी एसेट डिफेंसिव हो, इन टाइम आपको बेस्ट पेमेंट्स, सूटेबल पेमेंट्स,
फेवरेबल पेमेंट्स या रिकवरी दे पाए या रिटर्न दे पाए तो आप इस एसेट को लिक्विड कहेंगे। और अगर रिटर्न फेवरेबल ना हो, सूटेबल ना हो, तो वो एसेट फिर लिक्विड नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट हम ले सकते हैं वाइल्ड लिक्विडिटी रेशियोज। अब हम ये देख रहे हैं कि लिक्विडिटी रेशियोज क्यों फाइंड हम करते हैं, क्या ज़रूरत है, और हमारे पास एनालिसिस ऐसे हैं। जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में एनालिसिस हम देख चुके हैं कि किस तरह कंपैरेटिव एनालिसिस हम कर सकते हैं, किस तरह फर्दर हमारे पास फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म डेट पेइंग एबिलिटी की रेशियोज हैं, लिवरेज रेशियोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, मार्केटेबिलिटी रेशियोज हैं। तो ये डिफरेंट रेशियोज जब हमारे सामने हैं तो लिक्विडिटी की क्या ज़रूरत है हमें। Liquidity ratios affect the credibility of company as well as the credit rating of the company. If there are continuous defaults in payments of short-term liabilities, then this will lead to bankruptcy. Hence, this ratio plays important role in financial stability of a company and credit ratings. तो यहाँ लिक्विडिटी रेशियोज किसी भी कंपनी की जब क्रेडिबिलिटी को आप चेक करना चाहते हो, क्रेडिबिलिटी एनालाइज करना चाहते हो, क्रेडिबिलिटी इंटरप्रेट करना चाहते हो, चाहे आप एक एनालिस्ट हैं, चाहे आप एक इन्वेस्टर हैं, या आप कह सकते हैं कि आप बिजनेसमैन हैं। तो ये जो भी पर्सन हो, जो भी हो, यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये बिजनेस इन्फॉर्मेशन कोई भी हो, कोई भी स्टेक होल्डर हो, तो यहाँ लिक्विडिटी रेशियोज बेसिकली किसी भी कंपनी की क्रेडिबिलिटी को, उसकी क्रेडिट रेटिंग्स को क्लियर करती है। क्रेडिट रेटिंग मीन्स कि कंपनी की लाइबिलिटीज़ जो हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, जो कंपनी को एक आप कह सकते हो सर्कुलेटिंग टाइम में, शॉर्टर टाइम में कंपनी को पे करने होते हैं। तो ये लाइबिलिटीज़ क्योंकि शॉर्ट टाइम में पे करनी है, और इनके लिए कंपनी ने क्या स्टैंडर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, क्या मेजर्स लिए हुए हैं, कंपनी की पॉलिसीज़ क्या हैं, किस तरह कंपनी को क्या स्टेप्स लेने चाहिए फर्दर एसेट्स इम्प्रूवमेंट में, एसेट्स इन्वेस्टमेंट में, और एसेट्स प्रोटेक्शन में, करंट एसेट्स प्रोटेक्शन में। तो लिक्विडिटी रेशियोज किसी भी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बता रही होती है, और कंपनी की क्रेडिट रेटिंग्स बता रही होती है, उसके कंपेटिटिव एज क्लियर कर रही होती है। If there are continuous defaults in repayment of short-term liability, then this will lead to bankruptcy. Hence, this ratio plays important role in financial stability. तो यहाँ कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिक्विडिटी रेशियोज यहाँ आपको हेल्प आउट करती हैं, चाहे वो करंट रेशियो हो, चाहे क्विक रेशियो हो, चाहे सुपर क्विक रेशियो हो, चाहे डिफेंसिव रेशियो। तो ये लेक्चर, ये टॉपिक हम प्रीवियस काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप वैन की जो बुक हमारे हमने डिस्कस की, पढ़ी प्रीवियस सेमेस्टर में, वहाँ से भी इस टॉपिक को आप देख सकते हैं। अब देखें फार्मूलाज कुछ हम जो यूज़ करेंगे लिक्विडिटी रेशियोज़ के लिए। नॉर्मली जो हम हमारी आउटलाइन का जो पार्ट है वो करंट रेशियो हम देखेंगे, यहाँ एसेट टेस्ट रेशियो देखेंगे, और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियोज़, एसेट टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो, एब्सोल्यूट को आप कैश रेशियो भी कह सकते हैं। कैश रेशियो या आप सुपर क्विक रेशियो भी आप यहाँ ले सकते हैं। और इसी तरह आपके पास है बेसिक डिफेंसिव। थर्ड रेशियो जो हमारे पास है वो है डिफेंसिव। डिफेंसिव रेशियो ज़रूरी नहीं है कि आप फाइंड करें, लेकिन जब अगर डेटा अवेलेबल हो और आप एक एक्यूरेट एनालिसिस की तरफ जाना चाहते हो, आप एक परफेक्ट एनालिसिस की तरफ जाना चाहते हो, फेवरेबल एनालिसिस की तरफ जाना चाहते हो, और ऐसा एनालिसिस आप लेना चाह रहे हो, ऐसे कंपनी की इंटरप्रिटेशन करना चाह रहे हो जो आपको फ्यूचर में हेल्प आउट करे, जहाँ आपके डिसीजंस जो हैं वो रॉन्ग ना जाए, आपके डिसीजन गलत ना जाए। तो ऐसी सिचुएशन में डिफेंसिव रेशो भी फाइंड करना ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके लिए आपके पास इनकम स्टेटमेंट का कुछ डेटा हो, जैसे इनकम टैक्स क्या आप कितना पे करना है, कंपनी ने क्या लाइबिलिटी है कंपनी पे, इंटरेस्ट की लाइबिलिटी कंपनी पे क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की लाइबिलिटी क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या पे कर चुकी है कंपनी। तो ये कुछ अगर रिकॉर्ड हो, डाटा हो आपके पास, तो फिर आप डिफेंसिव रेशो को भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं करंट रेशो। काफ़ी इजी है, हम प्रीवियसली इसे देख चुके हैं कि करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ये हम फार्मूला लेते हैं, और अगर आप एक थंब रूल की बात करें तो थंब रूल पे 2:1 को हम एक सूटेबल, एक बेस्ट रेशो ले रहे होते हैं, यानी लाइबिलिटीज़ की अगर 50% है तो 100% आपके एसेट्स, करंट एसेट्स हों।
यानी लाइबिलिटी कार्ड के डबल आपके करंट एसेट्स हो, करंट लाइबिलिटीज़ के अगर एसेट्स डबल जा रही हैं, रेशियो डबल जा रही है, तो ये बेस्ट ऑप एक सूटेबल पोज़ीशन, एक बेस्ट पोज़ीशन है किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी की। हाँ, इसके अलावा इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है कि आप इंडस्ट्रियल स्केल अगर लें, इंडस्ट्रियल एवरेजेस अवेलेबल हों आपके पास, आप देख सकते हैं कि एक फर्म, एक बिजनेसमैन, एक कंपनी इंडस्ट्री में कहाँ अ, क्या पोजीशन है, इंडस्ट्री में क्या कहाँ वो लीड कर रहा है, इंडस्ट्री में कहाँ नज़र आ रहा है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए आप फिर फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। करंट एसेट्स यहाँ ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। करंट एसेट में कैश होगा, कैश एट बैंक होगा, अकाउंट रिसीवेबल्स, नोट रिसीवेबल्स, बिल रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री होगी। इसी तरह आपके शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गई, प्रीपेड्स हैं। तो ये शॉर्ट टर्म एडवांसेस हैं, ये तमाम करंट एसेट्स के टाइप हैं। तो कभी कोई भी बैलेंस शीट आपके सामने हो, तो आप करंट एसेट्स को ईज़िली जज कर सकते हैं कि करंट एसेट्स तमाम वो एसेट्स जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई भी कंपनी पोज़ेस करती है और फर्दर उन्हें यूटिलाइज़ कर रही होती है। करंट लायबिलिटीज़ की जब बात आ जाए, तो करंट लायबिलिटीज़ में नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, बिल्स पेएबल, रेंट पेएबल है आप हमारे सामने, टैक्सेस पेएबल हैं, फर्दर डेप्रिसिएशन हो सकती है, डेप्रिसिएशन पेएबल, अगर सैलरीज पेएबल, वेजेस पेएबल, ये डिफरेंट लाइबिलिटीज़ हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ जो हमें नज़र आ सकती हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये तमाम, या बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गए, ये तमाम आपके करंट लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये कहीं भी बैलेंस शीट में। लेकिन डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, हमारे सामने स्टेटमेंट्स क्या हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए हम देख सकते हैं कि हम यहाँ करंट लाइबिलिटीज़ क्या हैं और करंट एसेट्स क्या हैं। इ- पे- लेकिन ये ज़रूरी है, अब जब एनालिसिस रन करें, ये देखना ज़रूरी है कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, इंडस्ट्री में कहाँ स्टैंड करी अगर अवेलेबल हों। बेस्ट तो यही है कि आप इंडस्ट्रियल एवरेजेस की तरफ जाएं, आप क्वार्टाइल्स ले सकते हैं, आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को आपको करना होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा डेटा अवेलेबल ना हो और शॉर्टर टाइम में आप किसी भी कंपनी की पोजीशन देखना चाहते हैं, तो फिर आप थंब रूल यूज़ कर सकते हैं। एसेट टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो। सेकंड रेशियो हम देख सकते हैं एसेट टेस्ट रेशियो में नॉर्मली हम ये देखते हैं कि क्विक एसेट्स की रेशियोज आप चेक करते हो, क्विक एसेट्स की लिक्विडिटी चेक करते हो। क्विक एसेट्स कौन से हो सकते हैं? वो एसेट्स जो इजीली, जिन पे किसी का चार्ज ना हो, मीन्स कि किसी की पोजेशन ना हो, चार्ज ना हो, मार्केट चार्ज ना हो, ये तमाम क्विक एसेट्स होते हैं। मोस्ट क्विक की, अब आप क्विक की एसेट्स की तरफ जा रहे हो, जिनको आप कह सकते हो मोस्ट अर्जेंट पोजीशन में या मोस्ट अर्जेंट टाइम में आप उन्हें अर्लीस्ट टाइम में कन्वर्ट कर सकें, या आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करें ऐसे एसेट्स, अगर मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करें, तो फिर आप उन्हें क्विक, वहाँ हम एसेट टेस्ट रेशियो के जरिए ऐसे एसेट्स को जज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, या ऐसी लाइबिलिटीज़ की पोजीशन एनालाइज कर सकते हैं। This ratio is the best measure of liquidity in company. This ratio more conservative than the current ratio. The quick asset is computed by adjusting current assets to eliminate those assets which are not in cash. Generally, 1:1 is treated as an ideal ratio. अगर इंडस्ट्रियल एवरेजेस की बात हो, तो फिर तो हमें इंडस्ट्री में देखना होगा कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल एवरेजेस को आप नहीं देख रहे, आपको अवेलेबल नहीं है, रिकॉर्ड डेटा अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप तो थंब रूल की तरफ जाएंगे और 1:1 आपको देखनी है। लाइबिलिटी 1 है अगर करंट लाइबिलिटी, तो इतने आपके पास करंट एसेट्स लिक्विड होने चाहिए जो डिफेंसिव रहें आपकी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट में, जो लिक्विड हों आपकी लाइबिलिटी की पेमेंट में इन शॉर्टर टाइम, इन करंट टाइम। और इसी तरह हमने कहा कि मोस्ट क्विक एसेट्स आप ले सकते हो, जैसे आपके पास कैश है, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गई। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गई। अ, ये वो एसेट्स हैं जिनको जिनको इजीली कंपनी की पोजीशन में होते हैं, और इजीली कंपनी इनको, या कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेसमैन इनको यूज़ कर सकता है, इनकी कन्वर्जन कर सकता है, इनकी लिक्विडिटी को कैश कर सकता है। जैसे अगर हम देखें, एक फार्मूला हम जो प्रीवियसली हमने यूज़ किया था, अगर आप अपने सामने लेक्चर रखें, हमने कहा था करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड, ये भी आप कर सकते हैं। या तो क्विक एसेट्स क्या होंगे, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड, यानी इन्वेंट्री और प्रीपेड को अगर लेस कर लें, तो आपके पास क्विक एसेट्स बच जाएंगे। लेकिन इन्वेंट्री पे भी चार्ज हो सकता है,
इन्वेंट्री सिक्योर हो सकती है अगेंस्ट शॉर्ट शॉर्ट टर्म लोन, अगेंस्ट लॉन्ग टर्म लोन्स। तो वहाँ अगर कंपनी अपनी इन्वेंट्री को सिक्योर कर चुकी है या कंपनी मार्केट में सप्लाई हो चुकी है, कंपनी ने इन्वेंट्री को मार्केट कर लिया है, तो वहाँ अब ज़रूरी नहीं है जब तक आपकी इन्वेंट्री अगर सेलेबल नहीं है, उसके ट्रेंड्स अच्छे नहीं जा रहे, तो आप नहीं कह सकते कि इन्वेंट्री मोस्ट लिक्विड है या क्विक एसेट है। इसलिए यहाँ हम इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर लेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं, प्रीपेड अगर किया जा चुका है, इन एडवांस आप पेमेंट कर चुके हैं, 1 साल के लिए पेमेंट कर चुके हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि विदिन अ ईयर, विदिन 1 ईयर, विदिन 12 मंथ्स आप कहें कि ये लिक्विड रहे या इसकी इसकी रिकवरी हो। क्योंकि हो सकता है कि प्रीपेड जब आपने किया, तो जो क्रेडिटर है वो यहाँ डिफ़ॉल्टर बन सकता है, यहाँ बैड डेट की सिचुएशन बन सकती है। तो ऐसी सिचुएशन को क्योंकि चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए ये क्विक एसेट नहीं नहीं है फिर। तो हम यहाँ करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड कर लेंगे। ये 2 एसेट्स ऐसे हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये एक हमने एक सिम्पलेस्ट फ़ॉर्मूला की तरफ जा रहा है। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके सामने जो लिस्ट होगी करंट एसेट्स की, वहाँ से आप कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये आपके पास आ जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएँगी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो जाएँगी। रिसीवेबल्स जितने भी आपको नज़र आएँ, चाहे वो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, नोट रिसीवेबल हैं, बिल रिसीवेबल हैं, डेफर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं उनके टैक्सेस हैं, या कोई और ऐसा एसेट आपको नज़र आ रहा है, तो उसको आप ज़रूर पार्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई एसेट्स आपके सामने हैं और आप देखते हो कि नहीं ये करंट एसेट भी है, लेकिन हमें इस हमें हमें इसकी यहाँ कोई ना कोई मीन्स के रिकवरेबल नहीं है या लिक्विड नहीं है, तो फिर आप उस एसेट को नहीं ले सकते, उस एसेट को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ इन्वेंटरी और प्रीपेड को आप एक्सक्लूड करें। कोई फर्दर एसेट्स आपको अदर फॉर एग्ज़ाम्पल एसेट्स की आ जाता है, अदर करंट एसेट्स आ जाते हैं, तो हमें क्लियर अगर नहीं है या अदर करंट एसेट्स में कि अदर करंट एसेट्स 100% जो भी अमाउंट है 10,000 के हैं, 5,000 के हैं, तो ये फुली लिक्विड हैं। अगर ऐसा नहीं है, तो जो पोर्शन लिक्विड नज़र आए उसको आप 50% है ले सकते हैं, बाकी आप लिक्विड नहीं ले सकते। तो ये तो हमारे पास सेकंड रेशियो रहेगी जो है एसेट टेस्ट रेशियो, और 1:1 थंब रूल पे आप ले सकते हैं, अदरवाइज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स में देख सकते हैं कंपनी या फर्म कहाँ स्टैंड कर रही है। इसी तरह हमारे पास थर्ड हो सकती है कैश रेशियो या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियोज हम जब फाइंड करते हैं तो कंपनी फिर ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ पे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ पे। कि कंपनी के पास कैश अवेलेबल कितना है, कंपनी के बैंक अकाउंट्स में बैंक बैलेंसेस क्या हैं, और इसी तरह मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो शॉर्ट टर्म है, कंपनी ने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ली हुई हैं, तो ये कितने लिक्विड हैं। इनकी आप क्या देखें कि जब आप एब्सोल्यूट लिक्विडिटी की तरफ जाते हो, तो यहाँ कंपनी एक मोस्ट कंजर्वेटिव स्टेप की तरफ, या आप कह सकते हैं पोजीशन की तरफ जा रही है, देख रही है। This ratio measures the total liquidity available to the company. This ratio only considers marketable securities and cash available to company. This ratio only tests short-term liquidity in terms of cash, marketable securities and current investments. तो फार्मूला हमारे पास हो जाएगा कैश प्लस मार्केटेबल सी कैश। कैश में हम दो रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है स्टेटमेंट क्या कह रही है। कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, ये हमारे पास होगी थर्ड रेशो। इसी तरह फोर्थ रेशो हम देख रहे हैं बेसिक डिफेंसिव रेशो। Defensive ratio, this ratio measures the number of days a company can cover its cash expenses without help of additional financing from other sources. देखिए डिफेंसिव रेशियो जब आप चेक करेंगे तो आप ये देख रहे हो कि हमारी कंपनी या बिजनेस या जहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या जो पोर्टफोलियो या प्रपोजल हमारे सामने है, क्या ये बिजनेस अपने कैश एक्सपेंसेस को फाइनेंस कर सकेगा, और कितने परसेंटेज में कितने दिन तक आप अपने कैश एक्सपेंसेस को यानी आपके एसेट्स डिफेंसिव हैं कितने टाइम तक या कितने डेज तक। यानी अगर एक कंपनी के पास 365 डेज में हमारे पास रिजल्ट आती हैं कि हम 70 डेज टोटल, इसका मतलब है 2 मंथ 2.5 फॉर एग्जांपल, हमारी कंपनी जो है वो कैश पेमेंट्स कर पाएगी, जो हमारे पास रिजर्व्स हैं, कैश रिजर्व्स हैं या कैश अवेलेबल है हमारे पास। तो ये डिफेंसिव रेशियो क्लियर कर रही होती है कि कंपनी के करंट एसेट्स यानी कंपनी के कैश कितने डिफेंसिव हैं शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में लाइबिलिटी पेमेंट्स में।
तो यहाँ लास्ट रेशियो डिफेंसिव रेशियो कुछ बुक्स में अवेलेबल है, कुछ में अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये रेशियो ज़रूर हम फाइंड करेंगे ताकि हमें ये क्लियर रहे कि कंपनी कोई भी फर्म जिसकी हम बाकी करंट रेशियोज़ फाइंड कर चुके हैं, करंट रेशियो फाइंड कर चुके हैं, हम एसेट टेस्ट रेशियो अगर फाइंड कर चुके हैं, कैश रेशियो फाइंड कर चुके हैं, तो हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो भी रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, ये कितने दिन तक कंपनी के पास अवेलेबल रहेंगे या कितने दिन तक जो पेमेंट्स हो रही हैं ये देनी है, तो कितने टाइम तक ये पेमेंट्स हो पाएँगी, फर्दर कंपनी के पास रिज़र्व्स नहीं रहेंगे, कंपनी के कैश बैलेंसेस फिर नहीं रहेंगे। तो फ़ॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास फ़ॉर्मूला है कैश प्लस रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स आपको पता है क अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी ये 3 करंट एसेट्स आप ऐड कर लेंगे। क्लियर? कैश, रिसीवेबल्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। अब ज़रूरी नहीं है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ अवेलेबल हो, अगर नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे, अगर रिसीवेबल्स नहीं है तो आप 0 लिखेंगे, तो कैश तो ज़रूर कंपनी के पास होगा। अब आप डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप स्टेटमेंट दे चुके हैं हमने फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर आपने थर्ड सेमेस्टर में हमने पढ़ी कास्ट अकाउंटिंग, जहाँ कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे कि कंपनी अपने ऑपरेशन को रन करने के लिए, कंपनी कंपनी अपने ऑपरेशन को चलाने के लिए, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सर्कल को चलाने के लिए, अपने सर्विसेज सर्कल को चलाने के लिए जो भी खर्चे कर रहे होते हैं ये कंपनी के ऑपरेशनल या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो मार्केटेबल एक्सपेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, हम देख रहे होते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट ये देखना होगा कंपनी ने इंटरेस्ट कितना देना है। देखिए हम वो एक्सपेंसेस देख रहे हैं जो बहुत अर्जेंट हैं, जो बहुत मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं, मीन कि इन टाइम आपको इनकी पेमेंट करनी होती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और टैक्सेस ये 3 एक्सपेंस ऐड कर लेंगे, 3 करंट एसेट ऐड कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे और डिवीजन में आप 365 डेज़ रख लेंगे। तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट्स जो आएँगे, इसका मतलब है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की डिटेल भी हो, इंटरेस्ट की भी डिटेल हो और टैक्सेस की भी डिटेल हो, तो हम ईज़िली एनालाइज़ कर सकते हैं कि कंपनी ये एक्सपेंसेस कंपनी के जो 3 एक्सपेंसेस हैं, ये कितनी कंपनी के जो रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं और ये एक्सपेंसेस जो आपने पे करने हैं, इनमें क्या यहाँ रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, कंपनी कितने दिन तक पेमेंट कर पाएगी। अगर आप 365 डेज़ यहाँ नहीं रखेंगे, तो आपको सिर्फ़ रेशो मिलेगी। लेकिन डेज़ के साथ जब डिवीज़न में आप जाएँगे, तो आपको यहाँ फिर रिज़ल्ट्स क्लियर हो जाएँगे और डेज़ क्लियर हो जाएँगे। तो ये 4 रेशियो हमारे पास 4 रेशियो ऐसी हैं जो हम एनालाइज़ कर रहे होते हैं, फाइंड करते हैं। अच्छा, अब जो स्लाइड मेरे सामने है, यहाँ सिर्फ़ मैंने एक बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर, सिर्फ़ करंट एसेट्स का स्ट्रक्चर लिया है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। यहाँ आप देख लें कि फर्स्ट मेरे पास है कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, बिल रिसीवेबल, बुक डेट्स और इन्वेंटरीज़ हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, लूज़ टूल्स हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। अब आपको देखना होगा, पहले तो हम मुकम्मल ले लेंगे करंट एसेट जितने भी हैं। तो करंट रेशियो के लिए करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़, फिर हम एसेट टेस्ट की तरफ जाएँगे जहाँ हम कहते हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड। हम माइनस इन्वेंटरी और प्रीपेड को लेस कर लेंगे, दूसरी रेशियो फाइंड हो जाएगी। एसेट टेस्ट कैश रेशियो में जाएँगे तो कैश प्लस शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ कर लेंगे। इसी तरह लास्ट हम डिफेंसिव रेशियो देख लेंगे। फर्स्ट रेशियो अब मैं देख रहा हूँ आपके सामने, करंट रेशियो। करंट रेशियो में मैंने बैलेंस शीट, टोटल करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ यहाँ रखे। आप देख सकते हैं कि करंट एसेट्स मेरे पास टोटल आ रहे थे 130,000। 130,000 में मैंने 5,000 लूज़ टूल्स जो हैं ये निकाल लिए, क्योंकि ये लूज़ टूल्स यहाँ हमारे सामने अवेलेबल तो हैं, लेकिन यहाँ हम इनको इनकी मार्केटेबिलिटी यहाँ हमें क्लियर नहीं हो रही कि आपके पास ये वेस्टेज है, वेस्टेड एसेट्स हैं। कोई भी वेस्टेड करंट एसेट है तो आप उसको उसकी वो लिक्विडिटी नहीं होती जो लिक्विडिटी आप या 5,000 लिखा गया है तो ज़रूरी नहीं है ये 5,000 ही आपको, तो इसीलिए हमने लूज टूल्स को यहाँ से लेस कर लिया। तो कोई भी ऐसा एसेट जो अवेलेबल है, करंट भी है, लेकिन वो आपको अच्छी मार्केट नहीं दे सकता, जिसकी मार्केटेबिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हमने लूज टूल्स को यहाँ से लेस कर लिया है। तो हमने टोटल करंट एसेट्स 130,000 में से लूज़ टूल्स को लेस कर लिए। लूज़ टूल्स कितने, क्योंकि 5,000 थे और ये मार्केट नहीं रखते, इनमें मार्केटेबिलिटी जो है वो इज़िली एनालाइज़ नहीं की जा सकती, तो हमने लेस कर लिए। तो हमारे पास जो प्योर करंट एसेट्स बच गए वो है
25,000 और 75,000 करंट लाइबिलिटीज़। तो फर्स्ट करंट रेशियो बहुत ईजी पॉइंट है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज इन डॉलर्स आप लिख लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। इंटरप्रिटेशन में जब आप जाएंगे, फ्रॉम द अबाव रेशियो इट इज क्लियर दैट फॉर एवरी रुपी वर्थ ऑफ करंट लाइबिलिटीज देयर आर करंट एसेट्स वर्थ 1.67। कि आप हर एक लाइबिलिटी अगर आप वर्थ देखें तो वहाँ आपका करंट एसेट्स 1.67 पर रुपी या पर डॉलर जा रहा है। इन अदर वर्ड्स इट। अच्छा, अब हम ये भी कह सकते हैं कि आपको ये क्लियर हो रहा है कि 1.67 आपके आ रहे हैं करंट एसेट की रेशो आ रही है, और अगर इसको कंपैरिजन कर लें लाइबिलिटी के साथ, लाइबिलिटी आपकी होगी 1। लेकिन थंब रूल कहता है कि हमारे पास जो एसेट्स हैं वो 2 होने चाहिए, यहाँ आ रही है 1.67, इसका मतलब 60% करंट एसेट्स, यानी 60% करंट एसेट्स आपके जो वो पे कर सकते हैं आपकी लाइबिलिटीज। यानी 100% करंट एसेट्स होते हैं, 50% लाइबिलिटीज होती। यहाँ 60% करंट एसेट्स हैं और 50% हम हमारे पास लाइबिलिटीज हैं। तो लाइबिलिटीज अगर कंपनी पे कर दे, लाइबिलिटीज के बाद 10% करंट एसेट्स कंपनी के पास होंगे जिनको फर्दर यूटिलाइज किया जा सकेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक अगर थंब रूल की तरफ जाते हैं तो हमें 60% जा रहा है, अबाव 60 हो तो फिर भी हम बेस्ट ले सकते हैं। अगर यहाँ मेरे सामने इंडस्ट्रियल एवरेजेस होती तो उसमें देख लेते कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। 1.5 से अगर अबाव जा रही है तो हम एक सूटेबल यहाँ रेशियो ले सकते हैं, लेकिन कंपनी को अपने करंट एसेट्स को इम्प्रूव करना चाहिए, करंट लाइबिलिटीज़ पे फोकस करना चाहिए, करंट लाइबिलिटीज़ को कंपनी को इन टाइम पेमेंट्स करनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। तो हम एनालिसिस में कह सकते हैं, हमारे एनालिसिस डिपेंड करते हैं कि स्टूडेंट या आप लोग कैसे उसको एनालाइज जज कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ इसे कहेगा कि ये रेशो सूटेबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो उसे यहाँ अगर वो ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसे यहाँ क्लियर करना होगा कि क्यों आप कह रहे हैं कि ये रेशो अनफेवरेबल। आप अगर अनफ़ेवरेबल कहते हो तो आप कहते हैं कि नहीं, यहाँ रेशो 100% होनी चाहिए थी। 40% का यहाँ गैप पड़ रहा है। 40% के गैप कंपनी को फ्यूचर में करंट एसेट्स पे और बर्डन आएगा, करंट एसेट्स की पोज़ीशन और वीक होगी, वर्किंग कैपिटल और वीक होना शुरू हो जाएगा, जो कंपनी फ्यूचर में रन नहीं कर पाएगी अपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, या करंट लायबिलिटीज़ को कंपनी पे नहीं कर पाएगी। तो इस सिचुएशन में देखा जाए तो हम फिर इसे अनफ़ेवरेबल कहते हैं। लेकिन अगर आप इसे फ़ेवरेबल टर्म में लेते हैं तो फिर आपको देखना होगा कि कंपनी के ये मैंने 1 ईयर लिया, 2 ईयर डेटा होगा तो जो कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाए, जो हम प्रीवियस सेमेस्टर में हमने 2 ईयर डेटा लिया, एंडेड 2 ईयर एंडेड डेटा लिया जो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल था। तो अब अगर यहाँ मैं कहूँ तो हम कह सकते हैं कि कंपनी के पास 10,000 का कैश भी अवेलेबल है, लेकिन सैलरी क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटीज़ जो हैं 15,000 की हैं, 20,000 इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो 2,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, 6,000 रिसीवेबल्स हैं, सर 40,000 हम कह सकते हैं कि बुक डेट्स हैं, इन्वेस्टमेंटरीज़ जो हैं 44,000 आ रही हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 है। तो अगर हम प्रीवियस बैलेंस शीट के साथ या प्रीवियस डाटा के साथ एनालाइज़ करें तो फिर हम कह सकते हैं कि कंपनी क्या सूटेबल की पोजीशन बेस्ट है। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं ये बेस्ट नहीं है, तो फिर हम थंब रूल को भी देख रहे हैं, हम परसेंटेज को भी देख रहे हैं, और वहाँ हमें कोई ना कोई पॉइंट क्लियर करना होगा अपने एनालिसिस में। कोई ऐसा पॉइंट वहाँ बताना होगा कि एज़ एन एनालिस्ट में हम क्यों कह रहे हैं कि ये, हम कह सकते हैं कि कंपनी के कैश रिज़र्व यहाँ वीक पड़ जाएँगे, हम कह सकते हैं कि कंपनी के फॉर एग्ज़ाम्पल सन्डी क्रेडिटर्स जो हैं वो उसकी पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा पेमेंट्स करनी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कंपनी के हैं, इस तरह हम कह सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट कंपनी ने पे करनी, इनकम टैक्सेस कंपनी पे 15,000 हैं। तो इतनी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन तो यहाँ नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम इसे एवरेज कह सकते हैं, ये वीक पोज़ीशन भी नहीं है क्योंकि 60% तक कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज़ को मीट अप कर सकती है। ये हमारे पास थी फर्स्ट रेशियो। Though 2:1 is often refers to as bankers' thumb standard of liquidity for the business. It is suggested that an ideal current ratio could be between 1.5:1 to 2:1. अच्छा, यहाँ आप देखें
जैसे पहले मैंने आपको कहा अगर 1.5 आपकी करंट रेशियो आ रही है तो इसका मतलब है ये एक एवरेज रेशियो है, सूटेबल रेशियो है। हम इसे मोस्ट फेवरेबल रेशियो तो नहीं कह रहे, लेकिन एक सूटेबल रेशियो है, एक आइडियल करंट रेशियो है। यहाँ कंपनी इस पोजीशन में है कि वो अपनी लायबिलिटीज़ भी मीट अप कर रही हो और साथ-साथ अपने करंट एसेट्स को भी की प्रोटेक्शन भी अवेलेबल हो, करंट एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट हो रही हो, साथ-साथ करंट एसेट्स भी इम्प्रूव हो रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन जो हमारे पास रिज़ल्ट है, तो हम इसे अपने एनालिसिस में कह सकते हैं कि ये कंपनी एक अच्छी पोजीशन में जा रही है, एक आइडियल पोजीशन में जा रही है, करंट एसेट्स आइडियल पोजीशन में है और कंपनी को इन टाइम अपनी लायबिलिटीज़ को पे जैसे पेमेंट हो रही है करनी चाहिए, लायबिलिटीज़ कंट्रोल करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को यहाँ कंपनी को कंट्रोल में रखना चाहिए। सेकंड रेशियो हम ले सकते हैं जो मेरे पास है एसेट टेस्ट रेशियो या आप इसे क्विक रेशियो भी कहते हैं। एसेट टेस्ट रेशियो का फार्मूला बन जाएगा, पहले आपको क्विक रेशियोज़ फाइंड करने होंगे, क्विक एसेट्स देखने होंगे, फाइंड करने होंगे जो हैं लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड, यानी करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस आप कर लेंगे। 125,000 टोटल हैं माइनस 44,000 प्लस, मैंने दोनों प्लस कर लिए हैं और प्लस करने के बाद 125,000 से इन्वेंटरी और प्रीपेड प्लस करने के बाद माइनस किए तो 76,000 मेरे पास रिजल्ट आता है। जब आप क्विक रेशियो में जाते हैं तो क्विक रेशियो में करंट लायबिलिटीज़ भी आप फिर मोस्ट करंट या क्विक लायबिलिटीज़ पे बात करते हैं जहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट आप माइनस कर लें। ओडी आपको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट जब कोई भी पर्सन लेता है तो उसके पास एक टाइम होता है, उस टाइम में उसे पे करना होता है। अगर वो पे नहीं कर पाता तो बैंक फिर भी वहाँ एक सर्विस चार्जेज़ या एक्स्ट्रा पेनल्टी के साथ फर्दर फैसिलिटेट कर रहा होता है अकाउंट होल्डर को, अपने कस्टमर को। तो यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट तो आप बिल्कुल लास्ट स्टेज में ले जाते हो, है करंट लायबिलिटी लेकिन लास्ट स्टेज में इसको देखा जाता है। लेकिन इससे क्विक नहीं है, ज़रूरी नहीं है आपको मोस्ट अर्जेंट बेसिस पे अपनी बैंक ओवरड्राफ्ट पे करने हो, तो इसीलिए हम क बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर लेंगे। हमारा फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा कि करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज माइनस ओवरड्राफ्ट। अब रिजल्ट जो मेरे पास आ रहा है वो है 1.9, या अगर थंब रूल देखें तो 1.9 रेशो 1। The ratio indicates that by realizing the debtors' short-term investments and bill receivables at their face values, along with cash and bank balances, the firm could pay off all the liquid liabilities. 1.9 पे आप जा रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर आप मोस्ट क्विक लायबिलिटीज़ पे करना चाहें या आप पे ऐसी ये पेनल्टी जो है इसको आप एक आइडियल पोजीशन है, एक बेस्ट पोजीशन है कि कंपनी पे कर सकती है। अगर कंपनी ये तमाम लायबिलिटीज़ सॉल्वेंसी की कंडीशन में या अर्जेंट कंडीशन में कंपनी को पे करनी पड़ जाएँ, प्रोटेक्शन के लिए पे करनी पड़ जाएँ, तो कंपनी अगर पे करे तो फर्दर कंपनी के पास 0.9% के फिर भी एसेट्स अवेलेबल होंगे, करंट एसेट्स अवेलेबल होंगे, लिक्विड एसेट्स अवेलेबल होंगे, तो ये एक बेस्ट पोज़ीशन है। In other words, the firm could meet its liquid liabilities without resorting to sale of the inventories, comparing with the standard ratio of 1:1 for the liquid ratio. The actual ratio is 1.9:1। हमने ये कहा कि अगर कंपनी तमाम लिक्विड या क्विक एसेट लायबिलिटीज़ पे भी कर दे, तो फिर भी वो उसके पास रिज़र्व में कुछ रहेगा। उसके एसेट्स प्रोटेक्टेड होंगे, कंपनी को फर्दर अपनी इन्वेंटरीज़ की तरफ नहीं देखना होगा, इन्वेंटरीज़ को बिलो द मार्केट वैल्यू नहीं सेल आउट करना होगा या डिस्काउंट नहीं देने होंगे। तो ऐसी सिचुएशन से कंपनी यहाँ प्रोटेक्टिव है, डिफेंसिव है। ये हमारे पास सेकंड रेशियो थी जिसे हमने कहा डिफेंसिव रेशियो। थर्ड हम अब देख रहे हैं कैश रेशियो। कैश रेशियो में कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ डिवाइडेड बाय लिक्विड एसेट्स। This ratio gains significance only when it is used in conjunction with the first two ratios. A standard of 0.5:1 is considered as the acceptable norm for this ratio. अगर इस रेशियो को आप देखें तो 0.5:1 50% ऑफ लाइबिलिटीज़, यानी आपकी जो लिक्विड लाइबिलिटीज़ हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे हम लिक्विड लाइबिलिटीज़ पे पहले बात कर चुके हैं कि ओवरड्राफ्ट को आप बैंक ओवरड्राफ्ट को आप माइनस कर लेंगे, बाकी आपके पास लिक्विड लाइबिलिटीज़ हैं जो अभी हमारे सामने डेटा अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि आपके सामने स्टेटमेंट कोई भी हो। तो अगर लिक्विड लायबिलिटीज़ की 50% तक आपकी कैश रेशियो सपोर्ट कर रही हो, कैश रेशियो में डिफेंसिव पावर हो, तो ये रेशियो एक आइडियल रेशियो होगी अगर थंब रूल को देखा जाए। जब आप फर्स्ट टू रेशियोज़ फाइंड कर लेंगे, करंट रेशियो और क्विक रेशियो फाइंड कर लेंगे, तो फिर सुपर क्विक रेशियो की तरफ आप जाते हो।
या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो की तरफ जाते हो। और जब सुपर क्विक रेशो की तरफ आप जाएँगे तो सुपर क्विक रेशो फर्स्ट 2 एनालिसिस को देखते हुए आप थर्ड एनालाइज़ करेंगे। यानी फर्स्ट 2 जो आप एनालिसिस ले चुके हैं, फर्स्ट 2 रेशोज़ को जब एनालाइज़ कर चुके हैं, इंटरप्रिटेशंस की आपने, उन्हीं इंटरप्रिटेशंस को सामने रखते हुए फर्दर हम कैश रेशियो की तरफ जाएँगे। जब एसेट टेस्ट रेशियो एक्सेप्टेबल हो, आइडियल हो, सूटेबल हो, तो कैश रेशियो भी वहाँ बेस्ट जा रही हो। यानी मेजॉरिटी केसेस में हमें यही नज़र आता है कि जब आपकी एसेट टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो सूटेबल हो, तो सुपर क्विक रेशियो भी फिर बेस्ट जाती है। In other words, this ratio indicates that 50% worth of the absolute liquid assets are sufficient to meet 1 rupee worth of liquid liabilities. अगर आपके पास 50% करंट लाइबिलिटीज़ हैं, तो वो फिर आपकी लाइबिलिटीज़ को पे कर सकती हैं, लिक्विड लाइबिलिटीज़ को पे कर सकती हैं। However, this ratio is not in much use. The current ratio, liquid ratio, and absolute liquidity ratio generally indicate the adequacy of current assets for meeting current liability. This is one dimension of liquidity analysis. तो ये 3 रेशियोज़ हमने देखी, जो आप लिक्विडिटी एनालिसिस में जब आपके सामने सिर्फ़ बैलेंस शीट डाटा अवेलेबल हो। सिर्फ करंट एसेट और लायबिलिटी हो तो फिर आप यही 3 रेशियोज़ फाइंड करेंगे। यानी आप वर्किंग कैपिटल भी फाइंड कर सकते हैं, रेशियो नहीं है, वो एब्सोल्यूट अमाउंट की तरफ आपको ले जा रहा होता है। तो हम 3 रेशियोज़ पे जब बात की हमने, तो हमने फर्स्ट करंट रेशियो, सेकंड क्विक रेशियो, थर्ड सुपर क्विक रेशियो। ये 3 रेशियोज़ हमेशा किसी भी कंपनी को हेल्प आउट करती हैं, किसी भी इन्वेस्टर को हेल्प आउट करती हैं, किसी भी एनालिस्ट को हेल्प आउट करती हैं कि किस तरह कंपनी की पोज़ीशन क्या जा रही है और कंपनी को फर्दर क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या मेजर्स लेने चाहिए। इसी तरह लास्ट मैंने बात की आपके सामने डिफेंसिव रेशियो। अगर आपके सामने इनकम स्टेटमेंट भी अवेलेबल हो, तो इनकम स्टेटमेंट में से आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देखेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस को देखेंगे और फर्दर टैक्सेस को देखेंगे। ये 3 एक्सपेंसेस को देख के ही आप फिर डिफेंसिव रेशियो एनालाइज़ कर रहे हैं। डिफेंसिव रेशियो नंबर ऑफ डेज़ बता देगी आपको कि कंपनी के पास जो भी रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, करंट रिसोर्सेज़, वो कितने दिन तक कंपनी यूज़ कर सकेगी अगर उनमें इम्प्रूवमेंट्स ना आ सके। अगर फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट ना आ सकी तो फिर कितने दिन तक या पीरियड या टाइम तक कंपनी यूज़ कर सकेगी अपनी करंट एसेट्स को, अपनी करंट रिज़र्व्स को। ये आज का हमारा लेक्चर था। आप डिफेंसिव रेशियो कोई भी डेटा देखते हुए डिफेंसिव रेशियो फाइंड कर लें। यहाँ कोई प्रॉब्लम या इशू हो तो ज़रूर बताना है, ज़रूर डिस्कस करना है। प्रीवियस जो लेक्चर था प्रीवियस सेमेस्टर का हमारा, जो पहले हम एनालिसिस जहाँ हमने रन किए थे, जहाँ हमने लिक्विडिटी रेशियोज़ फाइंड की, उन दोबारा आप रीड आउट कर लें, उन लेक्चर्स को देख लें और आपको के लिए ईज़ी हो जाएगा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।